यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपूर्व अनुभव। चैप्टर नंबर 10, अपूर्व अनुभव। अपूर्व, हम देख रहे हैं इस शब्द में अ प्लस पूर्व, उपसर्ग है अ और पूर्व है मूल शब्द। तो अपूर्व का मतलब होता है अनोखा, वो अनुभव जो पहले कभी नहीं हुआ। अनुभव हमें पता है, अनुभव एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जो पहले कभी नहीं हुआ। तो हम ये देखेंगे कि इस पाठ में ऐसा कौन-सा अनुभव था, जो किसी को पहले नहीं हुआ है। अब ये एक स्कूल की कहानी है, उस स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की कहानी है। उन दोनों बच्चों ने आपस में क्या ऐसा किया कि उन बच्चों को देखकर ऐसा लगा कि वो दोनों बच्चे एक-दूसरे के लिए मदद के लिए तैयार थे। क्योंकि 2 दोस्तों की कहानी है ये, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है। वो उसकी मन की इच्छा पूरी करना चाहता है और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए वो बहुत बड़ा जोखिम उठाता है। अब ये क्या कहानी थी? इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये जापान की कहानी है। तोतो-चान। अब तोतो-चान जो है ये एक बुक का नाम है जो विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। अमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं है, निधि खजाना। ऐसा खजाना है क्योंकि हम साहित्य को, बुक्स को खजाना ही मानते हैं, क्योंकि बुक्स की कोई कीमत नहीं होती। और ये तोतो-चान जो है ये भी एक बुक है जो हमारे साहित्य के लिए, हमारे लिटरेचर में एक खजाने की तरह है। और ये मुख्य रूप से जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में किया गया है। ये ऐसी बुक है जिसका कई भाषाओं में इसका अनुवाद ट्रांसलेट किया गया है इसको। ये एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएँ थी। अब इस बुक में क्या है, इसमें एक स्कूल की कहानी है, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। अब ये क्या है, ये कोई स्कूल ऐसा स्कूल नहीं था कि हमारी तरह जिसमें बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, आप पढ़ते हो, टीचर्स पढ़ाते हैं, पढ़ाते वहाँ भी टीचर्स ही हैं, लेकिन वहाँ जो रूम्स थे, जो कक्षाएँ थी, वो रेल के डिब्बे थी। रेल का डिब्बा जैसे ट्रेन होती है, उसके डिब्बे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनकी कक्षाएँ होती थी। और इस पाठशाला की क्या बात थी, गहरी जड़ों वाली पेड़, पाठशाला का गेट, जो बहुत बड़े-बड़े जड़ों वाले पेड़ थे, ये पाठशाला का गेट था। मेन गेट कोई सीमेंटेड नहीं था, पेड़ ही था, 2 पेड़ लग गए, उनको हम एंट्रेंस मानते हैं। शाखा, अब इसके बाद बच्चे कहाँ खेलते थे? पेड़ की शाखाओं पर बच्चे खेलते थे और पेड़ की कोनों में बच्चे खेलते थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे, किसने इसकी स्थापना की थी? श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। अब इस जो पाठ है, ये जो तोतो-चान बुक है, इसको लिखने वाली लेखिका कौन है? तेत्सुको कुरियानागी। अब ये स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित है पुस्तक तोतो-चान का यह अंश, अपूर्व अनुभव। उसी बुक में से ये एक पाठ लिया गया है, जो हमारे पास आज हम जिस पाठ को पढ़ रहे हैं, ये उसी पुस्तक का एक छोटा-सा पाठ है। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, अपूर्व अनुभव। अब इससे पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि इस क्या बताया गया इस कहानी में, एक स्कूल है, जापान का स्कूल है, जहाँ पे रेल के डिब्बे, उनकी कक्षाएँ थी और हर बच्चे को उस स्कूल में जहाँ वो पढ़ता है, वहाँ पे हर एक बच्चे की एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी। क्या प्रॉपर्टी थी? एक पेड़। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे थे और हर एक बच्चे को एक पेड़ अलॉट कर दिया जाता था कि ये पेड़ आपका है, उसकी देखभाल आपने करनी है। अब बच्चे क्या करते थे, वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उनका अपना कमरा था, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बैठकर बच्चे उस प्रकृति के दृश्य को देखते थे, बाहर देखते थे, आसमान को देखते थे। वो वहाँ पर बैठ के प्रकृति का आनंद लेते थे। जब उनकी रिसेस हो जाती थी, तब भी उस पेड़ पर वो बैठकर बाहर देख सकते थे, इधर-उधर घूम सकते थे, उस पेड़ इधर-उधर के नज़ारों को देख सकते थे। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। अब ये कहानी है तोतो-चान की। तोतो-चान लेखिका, जिसके बचपन की ये कहानी है। अब वो अपनी एक बचपन की कहानी को
जिस बुक में उन्होंने लिखा है उसको याद करते हुए कहती है, सभागार ऐसा रूम जहाँ पे कोई सभा की गई है, सभा करने वाला, जहाँ पे हम कोई मीटिंग करते हैं वो रूम। उसमें जब एक शिविर कैंप स्कूल में कैंप लगाया गया था 2 दिन पहले और वहाँ पे एक मीटिंग की गई थी। अब वो उस मीटिंग अटेंड करने के बाद तोतो चान एक उसके लिए बहुत बड़ा मौका मिलता है उसको, एक बड़ा साहस करने का दिन आता है उसके लिए। उसको पता होता है कि आज मेरी मीटिंग खत्म हो गई है, आज के बाद 2 दिन के बाद उसने एक ऐसा काम करना था जो बहुत ही साहस भरा काम था। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था, उसे अपने एक मित्र यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता-पिता को था, ना ही यासुकी-चान के। दोनों के माता-पिता को इस बात का कोई पता नहीं था। क्या क्या पता नहीं था कि ना तो उनके माता-पिता को पता था, ना ही दोनों में से किसी के माता-पिता को पता नहीं था कि ये क्या करने जा रहे हैं। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। उसने क्या किया था, यासुकी-चान जो उसका मित्र था, उसको अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता इन्विटेशन दिया था। क्योंकि क्यों दिया था? क्यों? तोतो-चान का एक पेड़ था, लेकिन जो यासुकी-चान था, उसको उसने अपने पेड़ पर क्यों बुलाया था? इसका भी एक कारण है। तुमोई एक शहर का नाम है। हम और वहाँ पे क्या था उस स्कूल का उस शहर में स्कूल है। अब उस स्कूल में क्या होता है कि हर एक बच्चा बाग के एक-एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कोहोनबुत्सु शहर है और स्कूल में तोमोई में क्या होता था कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर एक पेड़ एक-एक बच्चे को दिया जाता था। अब जो तोतो-चान का पेड़ था वो बिल्कुल बाहरी हिस्से में था, जहाँ पर बैठकर सड़क के दृश्य भी देखे जा सकते थे। अब उस पर उसका पेड़ की क्वालिटी क्या थी, उसमें क्या-क्या विशेषताएँ थी, उसका पेड़ बहुत ही फिसलने वाला था, जिस पर चढ़ना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल था उसके लिए और वो फिसल-फिसल कर जाता था। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊँचाई पर एक द्विशाखा तक पहुँचा जा सकता था। लेकिन अगर हम ठीक तरह से चलें, तो क्या होता था कि 6 फुट तक आराम से 6 फुट के बाद 2 टहनियाँ बाहर को निकल जाती थी। 2 टहनियाँ निकल के पहले बीच में एक पेड़ है, उसके बाद 2 शाखाएँ इधर-उधर फैल जाती थी और बीच का जो हिस्सा था, वो 6 फुट था। अगर हम 6 फुट तक चले जाएँ, तो उसके बाद एक प्लेटफ़ॉर्म वहाँ बना था, वहाँ पर बैठ सकते थे। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी और वो बड़ी आरामदेह जगह थी। तो चाँद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ बिल्कुल जब उसकी आधी छुट्टी होती थी, तो वो उस पेड़ पर चढ़ जाती थी, वहाँ पे आराम से बैठती थी और प्रकृति के दृश्य को देखती थी। वहाँ से वह सामने दूर ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने-अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता के साथ बड़ी पोलाइटली पूछा जाता था शालीनता से कि माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं अगर किसी के पेड़ पर चढ़ना है तो ऐसे नहीं जा सकते थे कि यहाँ पे पेड़ लगा इसके ऊपर चढ़ जाओ नहीं पहले उससे पूछना पड़ता था कि क्या मैं अंदर आ जाऊं और अगर वो हमें अलाउ करता था हम तभी जा सकते थे उसके पेड़ पर यासुकी चान को पोलियो था। अब उसका एक मित्र था जिसको उससे मिलना था, तोतो चान को, उसको पोलियो था। वो ठीक से चल नहीं सकता था। इसीलिए अगर वो चल नहीं सकता था तो वो किसी पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकता था। तो उसका कोई भी पेड़ नहीं था और ना ही उसका चढ़ पाता था और ना ही कोई पेड़ उसकी निजी निजी पर्सनल संपत्ति प्रॉपर्टी उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तो तोतो चान ने क्या किया कि उसका जो दोस्त है, उसके पास तो कोई पेड़ ही नहीं है, तो उसको वो आमंत्रित करती है कि तुम 2 दिन के बाद मेरे पेड़ पर आना, फिर हम पेड़ पर बैठेंगे और वहाँ से प्रकृति के दृश्य को देखेंगे। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही थी, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डाँटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू
डेनिन चोफू भी एक जगह का नाम है। उसके घर जा रही है और उसने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि वो जो यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आँखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीते पर ही गड़ाए रखी। जूतों के फीते जो उसके लेसिस थे, उसने सिर्फ़ नज़रें नीचे रखी क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। उसने माँ को नहीं बताया था कि वो उसके घर नहीं जा रही है, वो अपने स्कूल जा रही है और वहाँ जाकर वो तोतो-चान है वो यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। झूठ वो नहीं बोल पाई, अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला पाई और रॉकी उसके पीछे-पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसने उसे सच बता दिया। उसने रॉकी को सच बता दिया और क्या कहा उसने रॉकी को कि मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। ये उसने बता दिया। जब तोतो-चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जो रेल का पास था उसके गले में आई कार्ड कह सकते हैं उसको, उसके गले में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। एक ही साल बड़ा था लेकिन अपने से बहुत बड़ा लगता था क्योंकि तोतो-चान छोटी-सी नाज़ुक-सी लड़की थी और जो यासुकी-चान है वो बेशक उससे 1 साल ही बड़ा था लेकिन वो देखने में बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ उसकी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो-चान उत्तेजित थी, तोतो-चान को बहुत उत्सुकता थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे, जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा। अब दोनों हंसने लगे क्योंकि वो अब क्या करने लगे थे? वो पेड़ पर चढ़ने लगे थे। अब ये देखो जो मैंने आपको द्विशाखा बताई है, ये है द्विशाखा। यहाँ से एक शाखा यहाँ से निकली है और दूसरी यहाँ से निकली है और ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर वो बैठकर प्रकृति दृश्य को देखती थी और यहाँ से नीचे से ऊपर तक आना ही बहुत मुश्किल था। यहाँ से तो वो वहाँ पे अपने आप दोनों बैठकर प्रकृति के दृश्य को देख सकते थे। तो यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जहाँ पे चौकीदार था, वॉचमैन था, उसके उसके छप्पर की ओर भागी, जहाँ पे उसका घर था, चौकीदार जहाँ रहता था। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। हाँ जी बेटा, ये कौन है? म्यूट कीजिए अपने आप को। यस। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, उसने रात को ही ये बात तय कर ली थी कि वो किस तरह से अपने पेड़ पर यासुकी-चान को चढ़ाएगी, क्योंकि उसने रात को सोच लिया था कि वो क्या करेगी। वो जैसे ही वहाँ पहुँची, अपने स्कूल पहुँची, उसने चौकीदार का जहाँ झोंपड़ी था, वहाँ पे वो गई, वहाँ से उसने एक सीढ़ी को वहाँ से उठाया। और उस सीढ़ी को घसीटती हुई ले आई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा जहाँ 2 शाखाएँ मिलती हैं। ये देखो 2 शाखाएँ मिल रही है ना, वहाँ तक ही सीढ़ी को लेके आना था, उसके बाद तो वो चढ़ सकती थी। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। खुद वो ऊपर चढ़ गई और उसने सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, "ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो।" उसने नीचे से यासुकी-चान को कहा कि अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-चान के हाथ-पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया और वो पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ पाया क्योंकि तोतो-चान को लगा था कि वो आसानी से पेड़ पर चढ़ा लेगी यासुकी-चान को, लेकिन यासुकी-चान ने क्या किया, उसकी तो पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ पाया क्योंकि उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, उसके पैरों में शक्ति नहीं थी। इस पर तोतो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धकियाने लगी। नीचे उतर आई और नीचे से उसको धक्का लगाने लगी ताकि वो ऊपर चढ़ जाए। पर तोतो-चान थी छोटी और नाज़ुक-सी, इससे अधिक सहायता क्या करती? उसने और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा दिया और हताशा हताशा निराश हो गई और निराशा से झुक कर खड़ा हो गया। उसको लगा कि अब मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊँगा। तोतो-चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है, जितना वह नीचे बैठी थी। अब क्या करे वह?
यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी, उसकी मन की इच्छा थी, हार्दिक मन की हार दिल से उसकी ये इच्छा थी कि जो यासुकी-चान है वो उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था, वह उसके सामने गई। उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि वह तोतो-चान को उसे हँसाने के लिए गाल फुलाकर तरह-तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब जोतो-चान ने देखा कि यासुकी-चान तो बड़ा उदास हो गया है, तो उसने तोतो-चान ने यासुकी-चान को हँसाने के लिए तरह-तरह के मुँह बनाए, फेसेस बनाए ताकि वो हँसे। ठहरो, एक बात सूझी है। अब उनको एकदम एक आइडिया आया। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, छप्पर झोंपड़ी उसकी ओर भागी और हर एक चीज को उलट-पुलट कर बड़े ध्यान से देखने लगे कि उसके मतलब कि उसको वहां कोई चीज मिले। और आखिर उसे एक तिपाही, एक ऐसी सीढ़ी मिल गई जिसके 3 पैर थे, जिसे थामे रहने की जरूरत भी नहीं थी, जिसको नीचे से या ऊपर से पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो 3 पैरों के सहारे खड़ी हो सकती थी। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले गई, तो उसे अपनी शक्ति पर हैरानी होने लगी। उसे लगा कि मैं तो छोटी-सी हूँ और मैंने इस 3 पहियों वाली, 3 पैरों वाली सीढ़ी को घसीट कर यहाँ तक मैं ले आई हूँ और उसमें एक अद्भुत शक्ति आ गई। तिपाही की ऊपरी शिखा सीढ़ी द्विशाखा तक पहुँच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, ये नहीं हिलेगी, ये अपने स्थान पर खड़ी रहेगी और तुम डरना मत। यासुकी-चान ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर चढ़ने तक लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। अब वो दोनों पेड़ पर चढ़ने में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्हें ये इस बात का ही पता नहीं लगा कि कितना समय बीत गया है। और उस समय गर्मी भी बहुत हो रही थी। दोनों के दोनों पसीने में तरबतर थे और दोनों के दोनों ऊपर तक पहुँचने में उनका ध्यान रमा था, लगा था। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया और आखिर में बहुत कोशिश करने के बाद वो सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर वाले प्लेटफॉर्म तक, ये यहाँ तक पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। लेकिन एकदम उसको क्या ख़्याल आया, उसको लगा कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, लेकिन इतने तक पहुँचने पर भी हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। क्यों उसे ऐसा लगा? क्योंकि तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा तक पहुँच गई। अब देखो बेटा, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना भी मुश्किल था, तोतो-चान को, यासुकी-चान को। यहाँ तक बिठाना भी मुश्किल था। अब तोतो-चान तो यहाँ तक पहुँच गई, तोतो-चान के लिए ये मुश्किल नहीं था। उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और लेकिन यासुकी-चान के लिए मुश्किल था। पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ तक लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा, देखने लगे, अब क्या करे? तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। अब तोतो-चान को लगा कि वो तो रो पड़ेगी, कि ये तो बहुत यहाँ तक पहुँचने के बाद भी वो क्या करेगी, वो अपने दोस्त को वहाँ तक नहीं ला सकती। लेकिन उसने रोई नहीं वो, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसको ये लगा कि अगर मैं अभी रो पड़ूँगी तो मुझे देखकर, तोतो-चान को देखकर यासुगी-चान भी रो पड़ेगा। क्योंकि उसने ये बहुत चाहा था कि वो अपने दोस्त को वहाँ तक बिठाएगी। उसको आमंत्रित भी किया था उसने, उसने नई-नई चीज़ें भी दिखानी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने मुँह पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिए कि वो रोने जा रही है या उसका मुँह बहुत उदास है, और वो रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उँगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसने खुद उसने उसको हाथ को थामा और उसको बड़ा हौसला दिया कि नहीं-नहीं, हम वहाँ तक पहुँच जाएँगे। और उसके हाथ को बड़ी देर तक वो थामती रही कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी हमने, हमने यहाँ तक पहुँच जाना है। तब वो बोली कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसने कहा कि तुम इस सीढ़ी पर लेट जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें इस द्विशाखा तक पहुँचा दूँगी।
उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई दूसरा देखता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता। अब जिस तरह से ये दोनों पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अगर इनको कोई तीसरा व्यक्ति देखता तो वो भी डर जाता कि ये बच्चे गिर पड़ेंगे ऊपर से, इतना बड़ा उसने रिस्क लिया है दोनों ने पेड़ पर चढ़ने का। फिर अगर इसके बाद जब अगर कोई और उनको देखता तो वो बिल्कुल ही डर जाता, पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था। अब यासुकी-चान भी उसके बाद डरा नहीं, उसमें हिम्मत आ गई, क्योंकि उसको वो हिम्मत किसने दी? तोतो-चान ने वो हिम्मत दी और वो हिम्मत को देखकर तोतो-चान में भी हिम्मत आ गई, क्योंकि उसको अब पूरा विश्वास होने लगा कि उसका जो मित्र है तोतो-चान, वो उसको ज़रूर वहाँ तक पहुँचा देगी। और इसके लिए वह खुद भी तो यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। दोनों के दोनों के लिए ही ये खतरा उठाने वाली बात थी। अपने नन्हे-नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच-बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। इतनी गर्मी थी, लेकिन इस गर्मी में भी इतनी तेज़ गर्मी में जब बहुत तेज़ सूरज चमक रहा था, तो एक बादल का टुकड़ा सूरज के आगे आ गया और सूरज की गर्मी उन पर थोड़ी कम पड़ने लगी, उनको थोड़ी कम गर्मी लगने लगी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने-सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी तोतो-चान को, यासुकी-चान को उस सीढ़ी पर से द्विशाखा तक लाने में, लेकिन वो आखिर में कामयाब हो गई और काफ़ी मेहनत के बाद कामयाब हुई। पसीने से तर-बतर उनके बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, "मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है।" अब जब वो उसके पेड़ पर आ गया, तो तोतो-चान ने क्या कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। लेकिन अदरवाइज़ क्या रूल था? जब हम किसी पेड़ पर चढ़ते हैं, किसी के पेड़ पर चढ़ते हैं, तो हमें पहले पूछना पड़ता था कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ? लेकिन यासुकी-चान ने तो ऐसा नहीं पूछा और खुद तोतो-चान ने उसे कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। वह झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, "क्या मैं अंदर आ जाऊँ?" उसके बाद उसने पूछा कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी। अब ये झलक नई देखी उसने क्योंकि इससे पहले यासुकी-चान किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। इतनी ऊँचाई से उसने कुछ भी नहीं देखा था और ये उसके लिए एक अपूर्व अनुभव था। ऐसा अनुभव जो उसने पहले कभी नहीं किया था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। बहुत खुश हुआ यासुकी-चान पेड़ पर चढ़कर और तोतो-चान को भी बहुत खुशी मिली क्योंकि आज उसने अपने एक मित्र की इच्छा पूरी की है। देखो यासुकी-चान को पोलियो था, लेकिन उसकी एक दिल में इच्छा तो थी ना कि वो भी किसी पेड़ पर चढ़े, लेकिन उसको पोलियो था। इसके कारण वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, लेकिन उसकी इस दिली ख्वाहिश को उसके एक मित्र ने पूरा किया और इस प्रकार से उसकी जो दिल की एक हसरत थी पेड़ पर चढ़ने की, वो पूरी हो गई। एक मित्र ने दूसरे मित्र की सहायता की और वो दोनों उस द्विशाखा पर बैठकर प्रकृति का मज़ा लेने लगे। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे-बैठे इधर-उधर की गप्पे लड़ाने लगे। मेरी बहन अमेरिका में है। अब पेड़ पर बैठ के वो कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कह रहा है? मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। यासुकी-चान को लगा कि यहाँ पे बैठ के अब वो एक बात बताए अपने फ्रेंड को। उसने कहा कि मेरी बहन जो है वो अमेरिका में रहती है और उसने मुझे ये बताया है कि वहाँ पर टीवी होता है। टीवी उनके लिए बिल्कुल नया था क्योंकि तब टीवी बिल्कुल बहुत ही नया-नया आया था और जापान में अभी टीवी नहीं आया था, सिर्फ़ अमेरिका में था। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे-बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। अब उसने उसकी बहन ने क्या बताया? यासुकी-चान की बहन ने अमेरिका से क्या बताया कि टीवी है, एक ऐसी चीज़ होती है टीवी, छोटा-सा बक्सा होता है जिसमें हम कुश्ती देख सकते हैं क्योंकि वहाँ से जब हम जैसे हमने दूरदर्शन होता है, टीवी होता है, वहाँ पे हम सब कुछ देख सकते हैं ना, कोई मैच भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर हम सूमो कुश्ती भी देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है।
तोतो-चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जो चल नहीं सकता है, उसके लिए घर बैठे ही टीवी पर सब कुछ देखना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन तब तो दोनों ही बच्चे थे। उस समय तोतो-चान को भी ये बात समझ नहीं आई कि ये कैसे टेलीविज़न की बात कर रही है और किस तरह से टेलीविज़न इतना ज़्यादा उपयोगी हो सकता है उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल भी चल नहीं सकता है। वह तो क्या सोचती थी? तोतो-चान तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएँगे, कि किस तरह से एक छोटे से टीवी में इतने बड़े-बड़े पहलवान उसके अंदर कैसे आ जाएँगे। क्योंकि वो छोटे हैं, वो सिर्फ़ इमेजिन कर सकते हैं। उनको ये लगता था कि बड़े-बड़े पहलवान उस छोटे से डिब्बे में कैसे अंदर जाते होंगे। क्योंकि आज के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टीवी में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ़ एक टेलीकास्ट है। लेकिन उस समय तोतो-चान ये सोचती थी कि इस छोटे से डिब्बे में इतने बड़े-बड़े पहलवान कैसे समा जाते हैं। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले-पहल यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को उसके बारे में बताया था, क्योंकि दोनों मित्र थे तो दोनों अक्सर बैठकर ऐसी बातें करते थे। तो तोतो-चान को यासुकी-चान ने ही सबसे पहले टीवी के बारे में बताया था। ये बातें वो याद कर रही है, क्योंकि ये सारी बातें उसने उस बुक में लिखी हैं तोतो-चान की। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं। अब वो दोनों पेड़ पर बैठे ऐसी बातें ही करते जा रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसा लगा जैसे जो पेड़ हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे गीत गा रहे हैं। पेड़ बहुत खुश थे, क्योंकि आज एक ऐसा अनुभव उन दोनों को हुआ था जिसके कारण प्रकृति भी बहुत खुश थी। पेड़ भी हिल रहे थे, गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी-चान को पोलियो था और ये लास्ट लाइन जो है, इसमें हमें ये बताया गया है कि यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला मौका था। ये तो हमें पता है, लेकिन इसके साथ-साथ उसके लिए अंतिम मौका भी था। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में ये देखा कि किस प्रकार से दोनों एक मित्र ने दूसरी मित्र की सहायता की, उसकी दिली ख्वाहिश पूरी की उस पेड़ तक पहुँचाने की। तो हमें भी अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। अगर कोई हमारा मित्र मुसीबत में है, तो हमें उस मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता करनी चाहिए। अगर कोई काम करने में सक्षम नहीं है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यही शिक्षा हमें इस पाठ में दी गई है।